तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है। ठीक है, देखिए किस तरीके से होता है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। मान के चलिए दो कंपनी है, एक्स कंपनी और एक है वाई कंपनी। ठीक है, ये दो कंपनीज हैं और दोनों सिमिलर नेचर का बिजनेस कैरी करती है। ठीक है, दोनों का बिजनेस कैसा है? सिमिलर, एक जैसा बिजनेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक्स कंपनी भी पेन का प्रोडक्शन करती है और वाई कंपनी भी पेन का प्रोडक्शन करती है। दोनों के बीच में क्या शुरू है? कट थ्रोट कंपटीशन। क्या शुरू है? कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन ऐसा हो रहा कि मान के चलिए एक्स कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट पे 10 लाख रुपए खर्चा करती है तो कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए वाई कंपनी 12 लाख रुपए खर्चा करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मान के चलिए कि पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 रुपये से घटाकर एक्स कंपनी ने कितना कर दिया? 24 रुपये। तो वाई कंपनी कितना कर देती है? 23 रुपये। इसने कर दिया 23 रुपये तो ये कर देता है 22 रुपये। मतलब दोनों के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ज़रा आप मेरे को ये बताइए, ये कंपटीशन का फ़ायदा किसको हो रहा? एक्स कंपनी को हो रहा? नहीं। तो फिर वाई कंपनी को हो रहा होगा? वाई कंपनी को हो रहा क्या? नहीं, ना तो एक्स कंपनी को हो रहा और ना ही वाई कंपनी को हो रहा। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा किसको हो रहा? कस्टमर्स को हो रहा। ठीक है, तो एक्स कंपनी और वाई कंपनी के डायरेक्टर्स एक दिन मिले, बैठे और उन लोगों ने डिस्कशन किया कि बोले यार बहुत हो गया कंपटीशन और ये कंपटीशन का फ़ायदा ना तो तेरे को मिल रहा और ना मुझे मिल रहा। ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा कि बोले हम क्या करेंगे, अभी एक्स कंपनी को हम बंद कर देंगे, बराबर है, और वाई कंपनी को भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और दोनों मिलकर के एक नई कंपनी शुरू करेंगे कॉल्ड जेड कंपनी। क्या कौन सी कंपनी शुरू करेंगे? जेड कंपनी। ठीक है, तो ये जो जेड कंपनी है ये न्यू कंपनी है। क्या है ये? न्यू कंपनी। दोनों कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं कॉल्ड जेड कंपनी लिमिटेड। तो ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसे कहते हैं हम लोग अमलगमेशन। क्या कहते हैं? अमलगमेशन। क्लियर हुआ बेटा इतना? तो देखिए अब अमलगमेशन करने के बाद आपको एडवांटेज क्या मिलेगा बताइए। पहले कितना खर्चा हो रहा था मार्केटिंग पे? 10 लाख, ये 12 लाख, 22 लाख रुपए। ठीक है, बताइए अभी एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब हार्डली 5 लाख रुपए भी करेंगे तो भी चलेगा। अब ये सेलिंग प्राइस को कम करने की गरज है क्या? आप 25 से बढ़ाकर 26 रुपये करेंगे तब भी कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए अमलगमेशन का कुछ एडवांटेज है या नहीं है? है ना एडवांटेज? ओके, तो हम यही देखने वाले हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे दो कंपनी मिलकर के एक न्यू कंपनी शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा होगा दो कलर्स को अगर आपने मिला दिया तो एक नया कलर बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इन दो कंपनीज को मिला करके एक नई कंपनी बन गई। इस प्रोसीजर को बोलेंगे हम लोग अमलगमेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो देखिए अभी हम देखते हैं कि अमलगमेशन का तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में भी देखेंगे व्हाट इज़ द अमलगमेशन। ठीक है, देखिए तो मीनिंग लिखेंगे आप इसका, वेन एवर one company acquire the business of another company, acquire the business of another company is called amalgamation। इसी को हम क्या कहते हैं? amalgamation। इसी को हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक टर्म का नाम क्या है? अमलगमेशन, दूसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं चाहे अमलगमेशन की बात करूं, एब्जॉर्प्शन की बात करूं या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं, ठीक है, सो अमलगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तीनों चीज़ें सेम होगा, ठीक है। उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बट हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक्स कंपनी है और दूसरी कौन सी कंपनी है, वाई कंपनी। एक्स कंपनी ने अपना बिजनेस क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। वाई ने भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू की, जेड कंपनी, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में बताइए एक्स कंपनी कौन हुआ, ओल्ड कंपनी। वाई भी कौन है, ओल्ड कंपनी। और जेड कौन है, न्यू कंपनी। तो बताइए जेड कंपनी ने एक्स कंपनी का बिजनेस फ्री में खरीदा क्या, कुछ दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो बताइए ओल्ड कंपनी को हम लोग वेंडर कंपनी कह सकते हैं क्या। वेंडर मतलब सेलिंग कंपनी। कौन सी कंपनी, एक्स ने अपना बिजनेस सेल कर दिया तो ये वेंडर है। वाई भी कौन कहे, कौन सी कंपनी है, वेंडर है। और जेड कंपनी कौन सी है, परचेसिंग कंपनी। बस ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आना चाहिए, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अमलगमेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बोलो, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखिए दो कंपनी है अगेन, एक है एक्स कंपनी और एक है वाई कंपनी, ठीक है। वही कंपटीशन शुरू है इनके बीच में। एक्स कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू वाई कंपनी ने, ठीक है। तो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को कहा कि बोले बहुत हुआ कंपटीशन, बराबर है, बता बोले तेरा बिजनेस कितने में बेचेगा, बराबर है। तो वाई कंपनी ने अपना बिजनेस क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसको, एक्स कंपनी को। तो बताइए मार्केट में किसका आइडेंटिटी खत्म हुआ, वाई कंपनी का। एक्स कंपनी का खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। बट बताइए यहाँ पर वाई कंपनी कौन है, वेंडर है। एक्स कंपनी कौन है, परचेसर है। वाई कंपनी इज द ओल्ड कंपनी एंड एक्स कंपनी इज द न्यू कंपनी, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझ में आया बेटा, क्या अंतर है पता चला। अमलगमेशन में दो कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई थी, और एब्जॉर्प्शन में क्या था कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। अगेन एक्स कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपनी है। एक्स कंपनी बहुत लॉस में चल रही, क्या में चल रही, लॉस में, फ्रॉड वगैरह बहुत, यानी इस कंपनी का नाम मार्केट में बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। और कोई भी प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो बताइए एक्स कंपनी चलेगी क्या। अगर देखा जाए तो एक्स कंपनी बहुत बुरी तरह से बीमार हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, ठीक है। तो बताइए इस कंपनी को अभी क्या करना पड़ेगा, हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए आपके घर में अगर टूट फूट हो गई, क्या हो गई, टूट फूट, कहीं से टूट फूट हो गया, क्रैक वगैरह आ गया, ठीक है, आप रिपेयरिंग करवा लेते हैं। लेकिन अगर टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गई तो रिपेयरिंग करना पॉसिबल है क्या, पुराने घर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और नया घर बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। एक्स कंपनी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और नए प्रारूप से, नए नाम से एक नई कंपनी हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है, कॉल्ड जेड कंपनी, बराबर। तो जेड कंपनी ने एक्स का बिजनेस क्या कर लिया, खरीद लिया। तो इस प्रोसीजर को बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका एक अलग से टॉपिक भी देखेंगे हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। समझ में आया। यहाँ पर भी क्या है, ये ओल्ड कंपनी और ये क्या है, न्यू कंपनी। एक है वेंडर कंपनी, दूसरा है परचेसिंग कंपनी। बताओ ये बात समझ में आई। तीनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है पता चल गया। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, सेम तरीके से होगा अकाउंटिंग, ठीक है। बट हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमलगमेशन में किस तरीके से काम होगा। देखिए एक तो यहाँ पर परचेसिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है, जिसने बिजनेस खरीदा, ठीक बात है कि नहीं। और एक यहाँ पर वेंडर कंपनी है। कौन सी कंपनी है, जिसने अपना बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया या फिर क्लोज कर दिया, बोल सकते हैं आप, बराबर है। बताइए वेंडर कंपनी ने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, किसको ट्रांसफ़र किया, वेंडर कंपनी ने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया कि नहीं किया,
बिजनेस ट्रांसफ़र किया मीन्स व्हाट, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं मतलब क्या खरीद रहे हैं, उसकी असेट्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, असेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़। ठीक बात है कि नहीं। तो परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी का जो भी है, ठीक है, वो खरीद लिया, असेट्स लाइबिलिटीज़ जो भी है। तो बताइए ये काम फ्री में होगा कि कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ प्राइस पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को खरीदने के लिए जो प्राइस पेड करती है उस प्राइस को बोलते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा कि फ्री में काम हो जाएगा, फ्री में काम होगा क्या, पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये परचेज कंसिडरेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो होती है आपकी नेट असेट मेथड। कौन सी मेथड, दूसरा है नेट पेमेंट मेथड। कौन सा मेथड है, तीसरा है शेयर्स एक्सचेंज मेथड। कौन सा मेथड है, शेयर्स एक्सचेंज मेथड। ठीक बात है कि नहीं। और बताइए वेंडर कंपनी का बिजनेस शुरू हो रहा है कि बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, क्लोजिंग वाला। ठीक है, अब देखिए परचेसिंग कंपनी जब बिजनेस खरीदती ना वो दो तरीके से खरीदती। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक होता है आपका इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या होता है, परचेज। और एक होगा आपका इन द नेचर ऑफ मर्जर। बताइए पहला केस कौन सा होगा, अरे बोलिए, इन द नेचर ऑफ परचेज। और दूसरा केस कौन सा होगा, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब हमको ये समझना है कि परचेज क्या है, मर्जर क्या है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए राहुल, ठीक है, राहुल की मम्मी ने राहुल को 20 रुपये दिए और कहा कि बेटा जाओ मार्केट में और आलू खरीद के लाओ। क्या खरीद के लाओ, आलू खरीद के लाओ। ठीक है, मार्केट में गया राहुल 20 रुपये लेकर के, क्या खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए। ठीक है, आलू खरीदने के लिए जाता है वेंडर के पास और कहता है कि भैया आलू कैसे लगाएं, बराबर है। तो बोलते 4 रुपये किलो। कितने किलो, 4 रुपये किलो के हिसाब से आलू लिए। तो बोले एक काम करो 20 रुपये, बोले 5 किलो दे दो। कितने दे दो, 5 किलो। अब क्या किया उसने, जो वेंडर था आलू बेचने वाला, ठीक है, इस तरीके से पूरा लिया, 5 किलो तोल दिया और इसको दे दिया। आलू लेके घर में गया कौन, राहुल। जैसे आलू लेके घर में गया, मम्मी ने चेक किया, बोले आलू कैसे हैं, तो बोले डंडा निकाला, राहुल को बहुत मार पड़ी। अब आप बता सकते हैं मार क्यों पड़ी, आधे से ज़्यादा आलू खराब थे, कुछ सड़े गले आलू भी लेकर आ गया था। कौन, राहुल। 15-20 दिन बीते, फिर राहुल की मम्मी ने दिए 20 रुपये, जाओ बेटा ज़रा आलू लेकर के आओ। ठीक है, पूछा, वहाँ पे गया उसी आलू वाले के पास। ठीक है, बोले कैसे लगाए आलू, बोले 4 रुपये किलो। बोले दे दो 5 किलो। फिर याद आ गया, बोले नहीं 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 नहीं, बोले लास्ट टाइम अपन ने बहुत मार खाया था, बराबर है कि नहीं, इसके चक्कर में। तो बोले हम ऐसे नहीं लेंगे अभी। बोले हम क्या करेंगे, बोले चुनेंगे, जो अच्छे अच्छे आलू हैं वही लेंगे, दूसरे आलू हम नहीं लेंगे। तो बोले ऐसे तो नहीं चलेगा, बोले अभी 5 रुपये किलो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये। तो 4 किलो लेकर गया। ठीक है, फिर घर पे गया, फिर मार पड़ी इसको। अभी क्यों पड़ी बता सकते क्या, बोले पिछले बार तूने 5 किलो लाया था, अभी कितने लाया, 4 किलो। ठीक है, जोक्स पार्ट। लेकिन बताइए जब पहली बार आलू खरीदने के लिए गया कौन, राहुल, तो कौन सी मेथड से उसने परचेज किया था, इन द नेचर ऑफ परचेज या इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या था, इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्यों, क्योंकि तेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, तेरा लॉस मेरा लॉस, मतलब पूरा का पूरा अपन ले लेंगे। ठीक है, परचेज में हमारे नखरे बढ़ जाते, बोले जो अच्छा होगा वही लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। जब पहली बार जो आपने खरीदा वो कौन सा था, मर्जर। दूसरी बार वाला क्या था, परचेज। ठीक बात है कि नहीं। तो मर्जर के केस में क्या होगा, अब इसके लिए 5 कंडीशन है कि कैसे पहचानेंगे कि मर्जर क्या है और इन द नेचर ऑफ परचेज क्या है। ठीक है, वो जब मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तब समझा के दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए। ओके, और बताइए 2 कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी बन रही है, तो ये कोई छोटा मोटा इवेंट है कि बहुत बड़ा इवेंट है,
बड़ा इवेंट है। तो ये बड़े इवेंट के ऊपर जो अकाउंटिंग है ना वो भी बड़ी सीरियस है, ठीक है। सीरियस क्यों है? इसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और वो सिर्फ बात करेगा इन द नेचर ऑफ मर्जर के बारे में। किसके बारे में? मर्जर। समझ में आ गया बेटा इतना? ओके। तो वेंडर कंपनी हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम ये टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन होता क्या है और किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देयर आर 3 मेथड्स, नेट असेट, नेट पेमेंट एज वेल एज शेयर एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इधर में फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेंडर कंपनी के बारे में। किसके बारे में? है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। थर्ड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। दोनों में अकाउंटिंग होगी नहीं होगी? इसका बिजनेस क्या हो रहा? बंद हो रहा। बोले ऐसे ही ताला लगा और सन्यासी की तरह निकल जाओ, ऐसा होगा क्या? कि उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे होगी वो देखेंगे। परचेसिंग कंपनी, ठीक है, श्री गणेश कैसे करना अकाउंटिंग बिजनेस का वो भी देखेंगे। अब उसमें भी डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ परचेस है या नेचर ऑफ मर्जर। समझ में आई बात? किस तरीके से हमको टॉपिक कंप्लीट करना है। तो अभी हम देखने वाले व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। इसको पॉज कर थोड़ा सा। हाँ देखिए, अभी हम देखने वाले परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। इसका मतलब देखिए, जैसे दो कंपनी है, मैंने बताया ना आपको, एक्स कंपनी और वाई कंपनी, ठीक है। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी का बिजनेस खरीद लिया और वाई कंपनी ने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया। किसको? एक्स कंपनी को। फोकट में किया क्या? एक्स कंपनी को कुछ पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो जो पेमेंट देंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। तो इसका मीनिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग, परचेज कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी फॉर एक्वायरिंग द बिजनेस। ठीक बात है कि नहीं? मीनिंग लिख लिया आपने। अगर मैंने आपको कहा कि भाई आप लोग ग्रेजुएशन हो गया, आपका बीकॉम हो गया, मेरे को एक कंपनी खरीद के दो, पैसे मैं दूंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ कंपनी खरीद के दो, ठीक है। तो सबसे पहले पता है आप कौन सी मेथड उठाएंगे? उस मेथड का नाम है नेट असेट मेथड। कौन सी मेथड? नेट असेट मेथड। मतलब क्या होता है? पहली चीज़, असेट्स टेकन ओवर। आप सभी की सभी असेट ले सकते हैं या जो असेट आपको चाहिए वो असेट आप ले सकते हैं, ठीक है। असेट्स टेकन ओवर करेंगे पहले, ठीक है। और हमेशा ये किस पर करना है? मार्केट वैल्यू पे। किस पे करना है? और अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे? बुक वैल्यू का। ठीक बात है कि नहीं? बुक वैल्यू सिर्फ कब लेना है आपको? जब मार्केट वैल्यू नहीं हो, ठीक है। तो देखिए अब कौन कौन सी असेट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जितनी भी फिक्स असेट है, ऑल द असेट, जितनी भी असेट आपको बैलेंस शीट में दिख रही, सभी की सभी असेट आप टेकन ओवर कर सकते हैं। सिर्फ किसको छोड़कर? लॉसेस को छोड़कर। किसको छोड़कर? किसी भी कंपनी का अपन लॉस खरीदना चाहेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो फिक्शियस असेट्स होती है, क्या होती है? लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बराबर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो ये जितने भी फिक्शियस नेचर की असेट्स होती है उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी की असेट जो भी होगी हम उसको टेकन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर ऑल द फिक्स असेट्स एंड करंट असेट। क्या क्या ले सकते हैं आप इसमें? सभी तरह की फिक्स असेट और करंट असेट ले सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग, आप नोट के लिए लिख के रख दो, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ना है आपको इसमें? आप प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लॉसेस, एनी लॉसेस, या फिर फिक्शियस असेट। ऐसी सभी असेट जो कौन से नेचर की हैं? फिक्शियस असेट। उसमें क्या आ गया आपका? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बराबर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। इन चीज़ों को आप टेकन ओवर नहीं करेंगे, बाकी जितनी भी असेट है आप उसको टेकन ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लिया आपने असेट टेकन ओवर। अब बताइए सिर्फ असेट लेंगे कि लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा?
अगर आपको अधिकार मिलते हैं तो बिना जिम्मेदारी के कभी अधिकार मिलते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही आपको लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा। बट कौन सी लायबिलिटी आप टेकन करेंगे? एक्सटर्नल नेचर की। कौन सी लायबिलिटी? ठीक है। देखिए लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल। क्या होती है ना? लायबिलिटीज रिलेटेड विद द शेयर होल्डर्स। ठीक है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एनी काइंड्स ऑफ रिजर्व्स, एनी काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये हमेशा किसको बिलोंग करते हैं? इंटरनल, मतलब ऑनर्स का लायबिलिटी है वो। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या होगा? लायबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर्स। ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स है ना, आप इसमें लिख सकते हैं क्रेडिटर्स। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें? बिल्स पेएबल, बराबर है। और आप इसमें लिख सकते हैं डिबेंचर होल्डर, है ना। जितने भी अलग अलग तरह की एक्सटर्नल लायबिलिटी है आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस करिए तो आपको मिलेगा नेट असेट। क्या मिलेगा? कि ये बिजनेस आपको कितने में खरीदना चाहिए, द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। क्या पता चलेगा आपको? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्या हो गया? नेट असेट मेथड। क्या है ये? दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। क्या होता है? नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा? ठीक है, हमको ये समझना है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कब नेट असेट लेना है और कब नेट पेमेंट लेना है। अगर प्रॉब्लम में पेमेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा? नेट असेट। ठीक बात है कि नहीं? पहले हमको चेक करना है कि पेमेंट है या नहीं है। तो नेट पेमेंट में क्या होगा? एनी पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जितना भी पेमेंट दिया जा रहा है सबकी आप टोटल कर दो। क्या कर दो? टोटल। और टोटल जो आपको मिलेगा दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। क्या मिलेगा? ये थ्योरेटिकल बातें जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब आपको प्रॉपरली और समझ में आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या फिनिश हो गया आपका? परचेज कंसिडरेशन। शेयर एक्सचेंज मेथड भी हम प्रॉब्लम के समय ही देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। किसके बुक में? हाँ ठीक है, तो देखिए जरा कैसे करना है हमें। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। किसका बैलेंस शीट है ये? एबीसी कंपनी। ठीक है, एज वी नो इधर में क्या रहेगा? लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक बात है कि नहीं? अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख के रख लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन सी असेट्स हो सकती है। ठीक है, जैसे देखिए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बराबर है। और भी अदर फिक्स असेट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब बताइए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए ये, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और अदर फिक्स असेट, ये सब क्या है? फिक्स असेट है। क्या है ये? फिक्स असेट। पता है ना, जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा समय तक लेते हैं उसे क्या कहते हैं? फिक्स असेट। समझ में आ गया बेटा? इसमें बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए डेटर्स, और क्या दिख रहा है आपको? बिल्स रिसीवेबल। हो सकता है यहाँ पे आपको कैश भी देखने को मिले। क्या देखने को मिले? कैश। ठीक है, तो बताइए ये जो कैटेगरी आपको दिख रही है यहाँ तक, ये कौन सी है? फिक्स असेट। और ये जो यहाँ तक कैटेगरी दिख रही है वो क्या है? करंट असेट। क्या है? करंट असेट। हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे। क्या दिखाई दे? ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक बात है कि नहीं? तो ज़रा मेरे को ये बताइए, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है, इतना एरिया क्या है? फिक्स असेट। ये क्या है? करंट असेट। और ये क्या होगा? ये जो दिख रहा है ये क्या है? लॉस है। और ये जो 2 दिख रहे हैं ये क्या है? फिक्शियस असेट। क्या है ये? समझ में आया? तो असेट को इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, लायबिलिटी में देखिए आपको देखने को मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या देखेंगे? इसमें आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व,
आप इसमें देख सकते हैं डिबेंचर DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, DRR नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक बात है कि नहीं। अब जरा मेरे को ये बताइए यहाँ पर इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सटर्नल है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक लोन, डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस। अब बताइए इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, किसी भी तरह के रिजर्व हो या किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। हाँ, इंटरनल। क्यों इंटरनल है? हाँ, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? ऑनर का। और कंपनी में ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो शेयर होल्डर आर द इनसाइडर्स, और उनको छोड़कर जो भी है सब कौन है? आउटसाइडर्स। बात समझ में आ गई। तो इतना एरिया क्या है आपका? इंटरनल। और इसके बाद जो सॉरी ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। अगर आप बैलेंस शीट का प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट समझेंगे तो आपको जर्नल एंट्रीज को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ज़रा, तो पहले देखने वाले हम लोग वेंडर कंपनी का। किसका? फॉर एग्जाम्पल एक ABC कंपनी, ये इसका बिजनेस क्या होने वाला है? क्लोज होने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज करेंगे ज़रा देखिए। हाँ, देखिए वेंडर कंपनी, इसमें आपको एक रूल याद रखना है, 5+3+1। क्या याद रखना है आपको? 5+3+1। पहले स्वच्छता अभियान। क्या करेंगे अपन? स्वच्छता अभियान। देखिए जितने भी, जब अपन बिजनेस को क्लोज करते हैं ना, तो सभी, जैसे ये बिजनेस है, बराबर है, इसको आपने बेच दिया तो ताला लगा के सन्यासी की तरह चले जाएंगे क्या? नहीं। पहले क्या करेंगे? जितनी भी असेट्स है उसका अमाउंट रिकवर करेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसका अमाउंट अपन पेड करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो ये जितना भी रिकवरी का काम है ये इस एक अकाउंट के थ्रू करते हैं जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? आप लोगों ने डिसोलिएशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिसोलिएशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? ये दिखाई दे रहा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, ठीक है। सभी की सभी असेट, ऐसी सभी असेट जो रियलाइजेबल है, क्या है? जिससे आप अमाउंट वसूल कर सकते हैं। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट। कौन सी अकाउंट? कौन सा अकाउंट? ऑल असेट्स अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं? तो ऑल असेट में यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? बताइए एक्सेप्शन क्या है इसमें? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और क्या है एक्सेप्शन आपका? डिस्काउंट इशू ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखो, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो किया, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? ठीक है। वेदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, वेदर न्यू कंपनी टेकन ओवर और नॉट। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नई कंपनी ने उसे टेकन ओवर किया या नहीं किया। जितनी भी रियलाइजेबल असेट है उसको आपने पहले क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें और एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? कैश, ठीक है। कैश को टेकन कब करेंगे? जब वो लेके जाएगा, न्यू कंपनी जब कैश लेके जाएगा, टेकन करेगा, तभी आप ट्रांसफ़र करना, अदरवाइज कैश का एक अकाउंट बना देना, ठीक है। पहली एंट्री समझ में आई बेटा? सभी की सभी असेट अपन ने ट्रांसफ़र कर दी। अब जरा मेरे को ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये लॉस है कि नहीं है? बताइए, लॉस के ऊपर अधिकार किसका होगा? लॉस बियर कौन करेगा?
ऑनर करेगा, ठीक है। किसी भी बिजनेस का ऑनर ही, प्रॉफिट भी वही बियर करता है और लॉस भी, प्रॉफिट भी उसे मिलता है और लॉस भी उसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लॉस बियर कौन करेगा? ऑनर। और कंपनी का ऑनर कौन होता है? कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लॉसेस जो है, फिक्शियस असेट एज वेल एज लॉसेस, ये कौन बियर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो बताइए, लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? असेट में। असेट मतलब डेबिट। तो डेबिट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। एंड हु इज़ द रिसीवर? इक्विटी शेयर होल्डर इज़ द रिसीवर। तो सेकेंड एंट्री आप करेंगे, ट्रांसफर लॉसेस एंड फिक्शियस असेट, फिक्शियस असेट टू किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, बराबर है। तो बताइए एंट्री क्या होगा इसका? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या क्या ट्रांसफ़र किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, बराबर है। और क्या होगा? टू डिस्काउंट ऑन इशू। बोलो, बात समझ में आ गई? ये दो एंट्री में कोई दिक्कत हो गया? इधर में पूरा असेट का। अब किसके तरफ चलेंगे अपन? लायबिलिटीज़ की तरफ, ठीक है। डिबेंचर, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या ये? लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो थर्ड एंट्री देखिए ज़रा, बताइए ये अभी कहाँ पर है? क्रेडिट में। ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। एक्सटर्नल, मैं एक एक नहीं लिख रहा, आप सेपरेटली लिखना पूरा, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट। चाहो तो नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए अपन? ये बराबर है। अब बताइए, जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और जनरल रिजर्व है, इसके ऊपर किसका अधिकार है? बताइए, लॉस किसने बियर किया था? ऑनर कौन है? तो प्रॉफिट कौन? प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट पे किसका अधिकार बनता है? इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। बताइए, ये सब आपको कहाँ दिख रहा है अभी? क्रेडिट में। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्या है? एनी रिजर्व, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एनी रिजर्व अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं? टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आया? नरेशन क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पर? बीइंग ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो, बात समझ में आएगी? पक्का? ठीक है। अब देखिए, चार एंट्री में कोई दिक्कत? पहले क्या किया अपन ने? जितना असेट था ट्रांसफ़र कर दिया, ऑल असेट एक्सक्लूडिंग फिक्शियस एज वेल एज लॉसेस, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? कैश है। चाहे न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किया हो या ना किया हो, आपको सेंड करना है, ठीक है। वैसे ही लायबिलिटीज़ चाहे न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किया हो ना किया हो, सेंड करना है। और ये हमेशा बुक वैल्यू पे करना है। किस पे करना है? वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? ये प्रीफरेंस शेयर कैपिटल किसके अकाउंट में जाएगा? देखिए, फिफ्थ एंट्री में यहीं पे लिख रहा हूँ अभी। किसके अकाउंट में जाएगा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल किसके अकाउंट में जाएगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। दोनों में अंतर है कि नहीं? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर होल्डर दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है कि नहीं है? हाँ, तो प्रीफरेंस कैपिटल किसके अकाउंट में जाएगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर के। तो हु इज़ द रिसीवर? हाँ, ओके। तो बताइए, ये अभी कहाँ पे दिख रहा है आपको? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट में है। क्रेडिट में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट।
प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रॉपरली लिखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन लिख सकते हैं आप इसमें, बीइंग प्रीफरेंस कैपिटल ट्रांसफर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो इतना क्लियर हुआ? दिस इज योर एंट्री नंबर 5। अब देखिए एंट्री नंबर 6 में क्या करना है आपको। जैसे हमने किसका ट्रांसफर किया, प्रीफरेंस का, वैसे ही किसका करेंगे, इक्विटी का। एंट्री क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन विल बी सेम, बस प्रीफरेंस की जगह क्या रहेगा, इक्विटी रहेगा। समझ में आ गया? ये थी आपकी 6 एंट्रीज। कितनी एंट्री थी, 6। 6 + 4 + 1, ये एंट्रीज आपको याद रखनी। पहले सेक्शन में कितनी एंट्री करनी, 6, और ये किसके बेस पर होगी, बैलेंस शीट के बेस पे, ठीक है। इसके बाद 4 एंट्रीज देखने वाले हम लोग, वो होगी परचेज कंसिडरेशन के बेस पे। किसके बेस पे, क्लियर है? देखिए फिर अभी जो 4 एंट्री हम लोग करने वाले हैं वो किसके बेस पे होगा, परचेज कंसिडरेशन, है ना। तो देखिए इसमें 6 हुई थी ना, ये एंट्री नंबर 7, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, बराबर है। तो इसका एंट्री होगा आपका परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगा, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने ये बनाया, आपने ये बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाया, इधर में सभी तरह की असेट्स है, इधर में सभी तरह की, और इधर में आएगा परचेसिंग कंपनी। क्या आएगा, तो एंट्री क्या होगा, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है कि नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब बताइए जैसे ड्यू हुआ तो ड्यू के बाद क्या होगा, रिसीव्ड होगा। क्या होगा, रिसीव्ड। तो लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, ठीक है। अब बताइए दे कौन रहा है पैसा, पैसा कौन देगा आपको, परचेसिंग कंपनी। वेंडर कंपनी देगा क्या, मैं खुद अपनी कंपनी में जाना खुद को पैसे दूंगा क्या, नहीं ना। हाँ, तो पेमेंट कौन से फॉर्म में हो सकती है, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीफरेंस शेयर में भी पैसे मिल सकते हैं आपको, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। हो सकता है आपको कुछ कैश मिले, क्या मिले, कैश। तो कैश अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। और किसने दिया, परचेसिंग कंपनी ने, टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। देखिए यहाँ पे परचेसिंग कंपनी डेबिट किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। अब बताइए जो इक्विटी मिला है, क्या मिला है, इक्विटी। ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा है कि परचेसिंग कंपनी का है। हाँ, तो आप इसको प्रॉपरली टू बी मोर स्पेसिफिक लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल इन परचेसिंग कंपनी। क्या लिखिए, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, बराबर है। ये भी लिखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इन परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी अकाउंट ऑल्सो डेबिट, बराबर है। कैश अकाउंट इन परचेसिंग कंपनी लिखेंगे क्या, नहीं, कैश तो कैश है, बराबर है, टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। क्लियर है? अब बताइए ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसके ऊपर किसका अधिकार है, इक्विटी शेयर होल्डर का। वेरी गुड। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो इनके अकाउंट में हमको घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा। अभी ये कहाँ पर है, डेबिट में। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री नंबर 9, ट्रांसफ़र इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। एंट्री क्या होगा, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन परचेसिंग कंपनी। कौन से कंपनी में, बराबर है। 10th एंट्री जैसे इक्विटी ट्रांसफ़र किया वैसे क्या ट्रांसफ़र करेंगे, प्रीफरेंस ट्रांसफ़र प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? और लास्ट एंट्री होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या होगा? जब हम असेट और लायबिलिटीज़ को बेचेंगे, है ना, सेटल करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें हमें क्या हो? प्रॉफिट हो। ये भी हो सकता है कि उसमें हमें लॉस हो। चांसेस है कि नहीं है? तो अगर प्रॉफिट होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बराबर है? लॉस में क्या हो जाएगा? ये एंट्री रहेगा कि अपोजिट हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन शॉर्ट देखिए 11 एंट्रीज क्या क्या करनी है आपको। ठीक है, ये वेंडर कंपनी का है। किसका है? पहली चीज़ क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले तो आपको देखना है जितनी भी असेट है, बराबर है, इसको स्वच्छता अभियान कर दो पूरा, जितना भी सब की एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 एंट्री किस पर हो गई आपकी? असेट पर। ट्रांसफर ऑल द असेट एक्सक्लूडिंग लॉसेस एंड कैश। कैश के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, ये समझ में आया? 2 एंट्री। फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफ़र किया, एनी काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व ट्रांसफ़र किया, प्रेफरेंस कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, और इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर। ये कितनी एंट्री थी? 6। कितनी थी? 6 के अलावा पीसी मतलब परचेज कर, इसकी कितनी एंट्री होगी? 4। पहले ड्यू होगा, देन रिसीव्ड होगा। अब रिसीव्ड क्या में हुआ? इक्विटी और प्रेफरेंस में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। यहाँ तक समझ में आया बेटा? पक्का कितनी एंट्री होगी? 4 हुई कि नहीं है? और लास्ट एंट्री रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो 6 + 4 + 1 ऐसे याद रखने का। बराबर है? 6 एंट्री क्या के ऊपर? बैलेंस शीट। 4 एंट्री किसके ऊपर? पीसी के ऊपर। और लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्लियर? समझा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, इन द नेचर ऑफ परचेस एज वेल एज इन द नेचर ऑफ मर्जर। थैंक यू।